दोस्तों आपने अक्सर ये बात सुनी होगी, कोई काम अभी भारत में हुआ है और वो 70 सालों में पहली बार हुआ है। 70 सालों का रेफरेंस लिया जाता है 1947 से, जब भारत आज़ाद हुआ था। कोई भी अचीवमेंट सरकार या कोई और व्यक्ति अपनी बतानी चाह रहा है कि जो पहली बार उसके बाद काम हुआ हो, उसको ऐसा ही हाईलाइट किया जाता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद 70 सालों बाद कोई काम किया गया है जो देश हित में है या लोक हित में। लेकिन दोस्तों 2 अक्टूबर 2023 को एक काम बिहार सरकार ने किया जो देश में 90 सालों में और आज़ाद भारत में पहली बार हुआ। वो था कि सरकार ने अपना एक सर्वे कराया था, जातिगत सर्वे, जिसके जो आंकड़े हैं वो 2 अक्टूबर 2023 को रिलीज करे गए। दोस्तों आज़ाद भारत में ये पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने जाति के आधार पर सर्वे करवाया हो और उसके नंबर हैं जो पब्लिक किए हों। तो दोस्तों देसी संच की आज की वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो नंबर सामने आए हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं और इसके साथ साथ उनका पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो दोस्तों देसी संच के दूसरे वीडियोज़ की तरह ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेरी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन बना हुआ उसको प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों वैसे तो अमूमन 10 सालों बाद जनगणना करी जाती है, उसमें बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन कास्ट बेस्ड सर्वे है वो बहुत सालों से नहीं हुआ था। जो पुराना सर्वे हुआ था वो 1931 में हुआ था भारत में, जब लोगों को उनसे कास्ट पूछी गई थी, उस डाटा को इकट्ठा किया गया था। देखा गया था कि भारत में अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं उनकी परसेंटेज अलग अलग एरिया में क्या है। और ये सर्वे तब किया गया था जब भारत एक गुलाम देश था, अंग्रेजों ने सर्वे करवाया था, उसके बाद देश आज़ाद हो गया। लेकिन भारत में 2011 तक कभी भी ऐसी जनगणना नहीं हुई जिसमें लोगों के कास्ट का डाटा भी इकट्ठा किया गया हो। लेकिन दोस्तों 80 साल बाद दोबारा 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें भी कास्ट की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी गई थी, लेकिन उसको कभी रिलीज नहीं किया। और दोस्तों देश आज़ाद होने के बाद हमारे संविधान में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी स्कीमें रखी गई, जो कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस की बात करें या कुछ और स्कीम्स की बात करें जो SC और ST लोगों के लिए चलाई जाती हैं या OBC लोगों की चलाई जाती हैं। तो लेकिन उन सब का जो आधार है वो 1931 का सर्वे ही है। उसी के बेस पे जो गेस किया जाता है अभी देश में कितने नंबर हैं, अलग अलग जाति के, उस समय क्या पॉपुलेशन थी, आज पॉपुलेशन क्या है, उसी बेस पे सारी की सारी स्कीम्स लागू करी जाती हैं। जबकि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी वो भी 1931 के डाटा के आधार पर थी, उसी के बेस पे जो रिजर्वेशन है वो लागू करी गई थी। लेकिन भारत में दोबारा कास्ट बेस्ड सर्वे करने की डिमांड पिछले लंबे समय से चल रही है। इसको हमेशा जो भी पार्टी सत्ता में रही है, क्योंकि सेंसस करवाना एक पूरे भारत में जो केंद्र सरकार है उसकी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे BJP हो, वो हमेशा इसको टालते ही रहे हैं। लेकिन जब 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ तो भी जो उसका डाटा है पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया। अब 2011 के बाद जो अगला ही जनगणना है, सेंसस है, वो 2021 में होना था, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है और अगले 2-3 साल में वो होता नजर भी नहीं आ रहा है। इसके बीच बिहार सरकार ने अपनी स्टेट में जो 13 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है उनका एक सर्वे करवाया और उनकी कास्ट बेस्ड सर्वे की जो रिपोर्ट है 2 अक्टूबर 2023 में रिलीज कर दी। अभी ये रिपोर्ट का एक पार्ट है, इसके बाद और पार्ट्स भी आएंगे जिनमें और भी डाटा रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों इस सर्वे से जो ओवरऑल नंबर सामने निकल के आए हैं 13 करोड़ पॉपुलेशन के लगभग, अगर उनकी हम बात करें तो उसमें ये समझ में आता है कि जो बैकवर्ड क्लास है बिहार में उनकी जो पॉपुलेशन लगभग 27% है। इस तरह जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है उनकी जो पॉपुलेशन है वो 36% के करीब है। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो जो 63% के करीब बन जाता है। उसी तरह शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो 19% के करीब है। इसी तरह जो शेड्यूल ट्राइब है उनकी जो पॉपुलेशन है वो 1.68% है। और अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है इनको ऐड कर दिया जाए तो जो 21.33% बनती है। तो जो बाकी की जो सारी कास्ट है, जनरल कास्ट है, उनकी जो पॉपुलेशन है बिहार में वो 15.5% के करीब। दोस्तों इस सर्वे में एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो क्रिश्चियंस हैं या फिर जो मुस्लिम हैं उनकी जो पहले कास्ट कभी हुआ करती थी, जो कन्वर्ट होने से पहले, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, उनको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। दोस्तों बिहार सरकार का जो फैसला था कि वो कास्ट बेस्ड सर्वे करवाएगी अपनी स्टेट में, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी एप्लीकेशन दी गई हैं और वो केस अभी वहाँ पे चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई थी सर्वे के ऊपर, जहाँ उसका रिजल्ट रिलीज करने के ऊपर कोई स्टे नहीं लगाया था। इसलिए सरकार ने जो अपना रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली सरकार को नोटिस जरूर भेजा है, लेकिन उनको ये रोका नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे नंबर हमें और देखने को मिले।
अब दोस्तों ये तो बात ही नंबर्स की, लेकिन अगला सवाल ये है कि क्या सच में कोई ऐसी जरूरत है कि कोई कास्ट बेस्ड सेंसस किया जाए। अब इसके बहुत सारे तर्क ये जाते हैं, ये कहा जाता है कि बहुत सारी जो स्कीम्स हैं हमारे देश में चलती हैं, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे और बहुत सी वेलफेयर स्कीम्स हों जो कि कास्ट बेस्ड होती हैं, लेकिन अगर हमें यही अच्छी तरह से नहीं पता है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए जो स्कीम बनाई जा रही है उसके नंबर्स कितने हैं, क्योंकि कोई भी स्कीम चाहे वो सेंटर सरकार बनाए उसको आगे जाकर एक ज़िले के लेवल पे या तहसील के लेवल पे, जहाँ गाँव के लेवल पे जाके लागू होना होता है। अगर हमारे पास कोई सही नंबर्स नहीं होंगे तो उनकी जो बजटिंग है, जहाँ उनके जो रिजल्ट्स हैं, जहाँ जो उनका पूरा प्लानिंग है वो किस तरह से सही तरीके से करी जा सकती है। इसके लिए उदाहरण दी जाती है कि अगर घर में छोटी मोटी चाहे पार्टी करनी हो, चाहे अपने ऑफिस में छोटी मोटी पार्टी करनी हो, तो इस बात का हिसाब लगाया जाता है कि कितने वेज खाने वाले हैं, कितने नॉन वेज खाने वाले हैं, कितने अगर अल्कोहल पीने वाले हैं, कितने नहीं पीने वाले हैं। उसी हिसाब से जो बजटिंग है वो करी जाती है। तो क्या जब इतने बड़े देश में इतनी ज़्यादा जातियां हैं, उनके लिए अगर कोई वेलफेयर स्कीम बनाई जाती है तो क्या उनका सही नंबर आज की तारीख में है, क्या है, वो जानना जरूरी नहीं है कि क्या हम 1931 का नंबर ही इस्तेमाल करते रहेंगे, जबकि उसके बाद देश में बहुत कुछ बदल चुका है, देश का विभाजन हो चुका है। इसके 3 देश बन चुके हैं। एक देश जो समय था जब ये सर्वे हुआ था, बहुत सारे लोग जो मौजूदा पाकिस्तान है, जहाँ मौजूदा बांग्लादेश है, उससे मूव होकर बहुत सारी स्टेट में जा चुके हैं। इस तरह से डेमोग्राफी और पूरी तरह बदल चुकी है पिछले 90 सालों में। तो एक नया कास्ट बेस्ड सेंसस की ज़रूरत काफ़ी समय से ये डिमांड करी जा रही है कि होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, कास्ट सिस्टम है, अलग अलग जो कास्ट हैं, ये हमारे देश की सच्चाई है, हम इससे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। और इसी के तहत जो हमारा संविधान है उसमें अलग अलग कास्ट को अलग अलग रिजर्वेशन दी गई है। लेकिन क्या वो रिजर्वेशन जो नंबर्स हैं उनके साथ कहीं रैशनल है या नहीं है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जहां ग्रुप्स हैं जो इस बात की लगातार डिमांड करते रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। अब दोस्तों, कास्ट बेस्ड सर्वे की जो बात है, इसको लेकर इतना ज़्यादा डर क्यों है, ये भी समझने की ज़रूरत है। जबकि 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस हो चुका था, उसके बाद उसके नंबर क्यों नहीं रिलीज़ करे गए। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये एक नया सोशल अनरेस्ट जो है वो देश में फैला सकता है। बिहार सरकार ने अपने नंबर रिलीज़ कर दिए हैं, तो हो सकता है इस तरह की डिमांड भी उठे कि 2011 में सर्वे हुआ था उसके जो नंबर हैं वो रिलीज़ करे जाएं, जहाँ फिर आने वाला जो सर्वे है, जब भी सेंसस दोबारा भारत में होगा, उसमें भी कास्ट बेस्ड सर्वे को इंक्लूड किया जाए और उसके नंबर भी रिलीज़ किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे डिपेंड करता है कि वो कैसा आता है। ये भी हो सकता है कि अगर सेंटर सरकार ऐसा कुछ नहीं करती तो अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनकी जो सरकारें हैं वो अपने तौर पर ऐसे सर्वे करवाएं और इस तरह के नंबर हमें या इसका सर्वे हमें दूसरी स्टेट्स में होते हुए भी नजर आएँ। अब दोस्तों, एक तर्क और दिया जाता है इसके खिलाफ कि जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, इससे उसको और ज़्यादा पुश मिलेगा, जो कि सही तौर पे एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसी तरह से दोस्तों, अगर हम समझे तो जो रिलीजन बेस्ड, धर्म बेस्ड पॉलिटिक्स है, वो भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो क्या हमारे देश में धर्म बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होती है? इसी तरह से क्या हमारे देश में आज भी जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं होती है? जब हमारे देश में धर्म के बेस पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है और धर्म का जो डाटा है वो सेंसस में इकट्ठा किया जा रहा है, उसका इस्तेमाल भी किया जाता है डेमोग्राफी को समझने के लिए, कहाँ पर किस धर्म की कितनी पॉपुलेशन है, उसको किस तरह से अपील किया जाए। ये जो डाटा है सेंसस का धर्म बेस अगर वो कलेक्ट किया जाता है, ये उन पार्टियों को एडवांटेज देता है जो धर्म बेस्ड राजनीति करती है। इसी तरह से बहुत सारी हमारे देश में पार्टियां हैं जो कि कास्ट बेस्ड राजनीति करती हैं, तो वो भी चाहती हैं उनके पास भी ऐसा कोई ऑथेंटिक डाटा हो जिसके बेस में वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, जो अगला मुद्दा जुड़ा हुआ है कास्ट बेस्ड सेंसस के साथ, वो है रिजर्वेशन का। हमारे संविधान में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दी गई है। ये सेंट्रल सरकार के इसकी परसेंटेज अलग है, अलग अलग स्टेट में इनकी परसेंटेज अलग है, वो हम आगे चल के समझते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे देश में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, जिसकी किसी समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये 50% से ऊपर रिजर्वेशन किसी भी सिस्टम में नहीं हो सकती। लेकिन भारत सरकार ने ही जनवरी 2019 में इसको तोड़ा और उसमें EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन और ऐड कर दी। इस तरह से टोटल रिजर्वेशन वो 60% तक होगी। जो सेंटर सरकार की स्कीम्स थी, इसको बाद में अलग अलग स्टेट्स ने भी अडॉप्ट कर लिया और अपने जो जॉब्स हैं, जहाँ फिर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स होती हैं, उनमें भी EWS का कोटा ऐड कर दिया। जो इस तरह से अलग अलग स्टेट में भी आज की तारीख में देखा जाए रिजर्वेशन सिर्फ 50% तक नहीं रुकी है। जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में वहाँ तो 80% तक रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो इस तरह की कोई क्लियर गाइडलाइन अगर कहें नहीं है कि रिजर्वेशन कितना होना चाहिए और उसका आधार क्या है। जब हमारे पास कोई नंबर नहीं है, क्या उसका आधार पॉपुलेशन है या क्या है? अब रिजर्वेशन को लेकर बहस हमेशा हमारे देश में चलती रहती है कि क्या सोशल जस्टिस है या इनजस्टिस है।
तो दोस्तों इस बात को समझने के लिए जो बिहार में जो रिजर्वेशन परसेंटेज है उसको जो कास्ट बेस्ड सर्वे की जो परसेंटेज है उसको आमने सामने रखकर देखते हैं कि क्या नज़र आता है। बिहार स्टेट में जो शेड्यूल कास्ट है उनको 15% रिजर्वेशन दी जाती है जो स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के जहाँ फिर जो जॉब्स हैं, लेकिन जो उनकी पॉपुलेशन है वो 19.65% है। इस तरह दोस्तों जो एसटी हैं उनको 1% रिजर्वेशन दी जाती है बिहार में, लेकिन उनकी पॉपुलेशन 1.68% है। लेकिन जो ओबीसी हैं या ईबीसी हैं उनको कंबाइंड जो रिजर्वेशन दी जाती है वो 34% दी जाती है, लेकिन उनकी जो पॉपुलेशन है वो 63.14% है। अब जब दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस वैसे तो सबके लिए है जो भी इकोनॉमिकल वीकर है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो जनरल कास्ट ही कैटर होती है, वही लोग कैटर होते हैं जो जनरल कास्ट के अंदर आते हैं। जो दूसरी कास्ट के अंदर आते हैं जो वो वहाँ पे अगर कोई बेनिफिट ले रहे हैं तो इसके अंदर डेफिनेटली नहीं ले सकते। तो इस हिसाब से ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ कंडीशन भी रखी गई हैं, लेकिन वो कंडीशंस ऐसी हैं कि जो 80% जनरल कास्ट के लोग हैं हमारे देश में वो ईडब्ल्यूएस के अंदर आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसको और रिलैक्स करके अगर 70% भी मान लें तो प्रेजेंट में बिहार में ईडब्ल्यूएस की जो रिजर्वेशन है वो 10% है और जो पॉपुलेशन जनरल पब्लिक की वो 15% है। अगर हम उसका 70% मान लें कि ईडब्ल्यूएस के अंदर आता है तो वो टोटल पॉपुलेशन का 10% ही आ जाता है। तो इन नंबर्स को हम ये समझें तो ये समझ में आता है कि जो ओबीसी हैं उनको जो रिजर्वेशन मिल रही है अपने पॉपुलेशन के हिसाब से वो आधे के लगभग है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी है उनको ईडब्ल्यूएस के जो तहत रिजर्वेशन मिली है उनकी परसेंटेज उतनी है जितनी उनकी पॉपुलेशन है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी न किसी कास्ट को रिप्रेजेंट करती हैं वो हमेशा ये कहती रही हैं कि भाई आप नया सर्वे करवाओ, डाटा बनाओ, जो आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको एक रैशनलाइजेशन करो। अब दोस्तों जो सरकारें हैं जहाँ तो वो इस तरह के कदम उठाएं कि किसी तरह की रिजर्वेशन है जॉब्स में या किसी भी और दूसरे अदारे में उनसे हम दूर जाते हुए नजर आएँ। लेकिन चाहे ईडब्ल्यूएस की बात कर लो उसमें 10% एडिशनल रिजर्वेशन दी गई है, और अभी जो नया बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में जिसमें औरतों को 33% रिजर्वेशन दी गई है राज्यसभा या लोकसभा में और आने वाले समय विधानसभाओं में भी, वो सारे कदम भी किसी न किसी रूप में जेंडर बेस्ड या फिर किसी भी किस्म की जो हम कह लें रिजर्वेशन है उसी की तरफ जो पुश कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक जाति बेस्ड रिजर्वेशन भी है। और इसके साथ साथ दोस्तों पिछले कुछ सालों में जो धर्म बेस्ड राजनीति है हमारे देश में वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो चुकी है, जी हम सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो बिहार सर्वे को मोटा मोटी सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी एक कोशिश है कि इस समय जो धर्म के नाम पर जो राजनीति हुई है उसमें वो कोई कहीं ना कहीं पछड़ती हुई नजर आ रही है। उनके पास इसका जो अल्टरनेटिव उनको नजर आ रहा है वो मंडल वर्सेस मंदिर की राजनीति है, उसको दोबारा शुरू किया जाए। और इस सर्वे का एक और इम्पैक्ट आपको नजर मिलेगा कि बहुत सारी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं आने वाले समय में अपने भाषणों में अपनी जाति की या फिर और जातियों की बात ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने समझने की कोशिश करी कि जो बिहार का जो सर्वे आया उससे जो नंबर आए हैं इसके बाद कुछ और डिटेल्स भी आएंगी, लेकिन जो अभी जो नंबर हमारे सामने हैं उनसे क्या जो तस्वीर है वो बनती है और इसका पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट आने वाले समय में क्या हो सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। साथ में मैं आपके जो अपने विचार हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भी शेयर सबके साथ कर सकते हैं। साथ में मैं गुजारिश करनी चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन बना है उसको प्रेस कर दें ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो जिससे आपको कोई जानकारी मिल सके वो उसकी जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को जहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।